अशोक उपाध्याय जी, जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ मुद्दा कहीं से शुरू होकर कहीं पहुंच रहा है। शुरू किया था रवि किशन ने विकास से, और धीरे धीरे आते आते वो ये भी बता गए कि मथुरा में भी मंदिर बनना है सर। यानी वो अभी समझ ही नहीं पा रहे कि किस मुद्दे को बहुत ही प्रबलता से उठाना है सर। यहाँ पे एक मुद्दे को नहीं, यानी मुद्दे उठाने वाली यानी जो बात है, अगर आप इन लोगों के इंटायर इलेक्शन स्पीच को सुने और या इनके इंटायर इंटरव्यूज को अगर अपना उससे करें, उसका आकलन करें, तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी ने जो अपना एजेंडा और जो वायदे किए हैं उस पर ही स्टिक कर रही है। कुछ भी नया नहीं है। ये तो ये है कि हम सवाल उठा लेते हैं और उसके बाद हम ये समझते हैं कि हाँ भाई ये चीज यानी मतलब एक नई चीज आ गई। नंबर वन। नंबर दूसरी चीज, एक चीज और मैं यहाँ पे यानी ये खुद कहना चाह रहा हूं कि जात पात के आधार पे जो बात की जा रही है और या जो हम आकलन हम खुद कर रहे हैं, हमें ये बताएं कि अखिलेश यादव के साथ यादव और मुसलमान के अलावा तीसरा कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य या चाहे राजभर, ये सिर्फ अपनी सीट के लिए इन लोगों के साथ मिलकर के अपनी सीट बचा रहे हैं। इनके साथ इनका पूरा कुनबा एसपी के साथ नहीं जाने वाला है। तो ये लोग इतने मायावती जैसे नेता नहीं है कि हाँ ठीक है एक तरफ और चले गए तो यानी मतलब ये सारा का सारा इनका इंटायर कुनबा जो है वो उनके साथ चला जाएगा। ये सिर्फ अपनी 1, 2, 4, 5 सीट को बचा सकते हैं, अपनी सीट बचा सकते हैं, दैट्स ऑल। तो इससे जो है सिर्फ अपनी सीट ही बचाएंगे या कुछ और असर भी ये डाल सकते हैं? आप कैसे देखते हैं? नहीं डाल सकते हैं, इसलिए कि इनका इतना अभी तक तो ऐसा और नहीं दिखा हर बार की स्थिति के हिसाब से। ठीक है, विजय त्रिवेदी जी। अर्पिता, मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूँ। 2017 के चुनाव में जो 312 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, 311 सीटें मिली, उसमें 67 लोग ऐसे थे जो दल बदलकर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, 67, और उसमें से 54 लोग, 54 लोग विधायक बन गए। अच्छा। मतलब 311 में से 54 सीटें वो थी जो भारतीय जनता पार्टी के खाते की नहीं। इसको ऐसे समझ लीजिए थी। समझ गए जी? समझ रहे बात? नहीं, हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए अनुमति इंटरवीन करना चाहेंगे, अगर हमको अनुमति दें। ये 54 लोग जो सीटें जीते हैं, इनको भाजपा का भी तो सब वोट मिला। भाजपा का जो अपना ओन कैडर का वोट जो था उसके कारण ये जीते। अगर ये भाजपा के उसके साथ नहीं आए होते तो ये भी तो था कि ये 54 के 54 लोग हार गए होते। यानी देखिए विजय त्रिवेदी जी, यहाँ जो अशोक जी कहना चाह रहे हैं वो ये कि जैसा बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई वोट नहीं कर रहा था, वो बीजेपी में थे इसलिए उनको वोट किया जा रहा था, तो वो गए हैं तो बहुत नुकसान नहीं दे जाएंगे। वो इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के वोट मिले बिना तो नहीं जीतेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस सीट पे 20,000 वोट तो उनके होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के, या 25,000 वोट होंगे या 10,000 वोट होंगे, जो भी होंगे, मैं उनको कितना मानता हूँ, तो वो वोट तो वो वापस लेकर गए होंगे। ठीक है। और अभी हमने जिक्र किया कि कितनी सीटें, तो वो यदि 25,000 वोट स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं या राजभर के हैं, और उनको मैं ये मानता हूं कि वो अपने जाति के प्रभावी नेताओं में से हैं। 100% वोट तो किसी के पास नहीं जाता, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो। यदि वो अपना 60% वोट लेते हैं तो वो हर नेता 8-10 सीटों पर अपना असर डाल सकते हैं। और जैसे उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में आने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था, ऐसे ही वो जब कांग्रेस में जाएंगे या समाजवादी पार्टी में जाएंगे या बीएसपी में जाएंगे, जहां भी गए होंगे, वहां उनका जो वोट है, उनका जो काडर वोट है, वो तो उनको मिलेगा ना, वो एड ऑन वोट होगा। और तभी वो कॉम्बिनेशन बनता है। इसीलिए कोई पार्टी छोड़ता है, कोई पार्टी में शामिल करता है। नहीं विजय त्रिवेदी जी, क्या इसको इस तरीके से भी समझ लें, क्या इसमें ये भी जोड़ दिया जाए कि समाजवादी पार्टी बहुत कुछ ले जाने की स्थिति में रही, मतलब बहुत सारे नेता ले गई वो बीजेपी को तोड़कर, लेकिन बीजेपी में पिछली बार जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत 54 सीटें ऐसी थी जो दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद वहां जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी वो नहीं कर पाई। क्या आरपीएन सिंह आए, अपर्णा यादव आई, लेकिन इनका जनाधार आप कितना देखते हैं? जितना फायदा, जितना नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का है, कि आरपीएन सिंह के आने का होगा फायदा बीजेपी? सबका फायदा होता है, सबका फायदा। आरपीएन सिंह वहां पर पडरौना में और उस इलाके में, नगर वाले इलाके में ठीक से नेता है। जितिन प्रसाद का तो मुझे नहीं पता कि कितना फायदा होगा। उनको ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वो ब्राह्मण नेता रहे हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था
उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा था, उसमें वो ब्राह्मण मंच बनाकर चला रहे थे विरोध, तो वो अलग चीज है। लेकिन आरपीएन का ऐसा नहीं कि किसी भी नेता के आने का न फायदा होगा न नुकसान होगा। आरपीएन सिंह आए हैं तो बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, जाहिर तौर पर है। लेकिन अपर्णा यादव का तो अभी कोई योगदान न तो इस पूरे चुनाव में रहा है, न वो चुनाव लड़ रही है। वो तो एक परसेप्शन की लड़ाई का हिस्सा था। और ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हैं उनका कुछ फायदा तो होगा, लेकिन वो परसेप्शन की लड़ाई थी। इस परसेप्शन पर मैं एक और चीज जोड़ दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के दौरान जो उसे लोकल एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, उसकी इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से करीब करीब 100 से ज्यादा एमएलए के टिकट काटने वाली थी, 100 टिकट। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी को यदि आप जानते हो तो वो बहुत रूथलेस तरीके से साफ करते हैं। वो किसी का वो नहीं रखते कि कोई परिवार का है कि नहीं है, या है जीतने वाला आदमी हो तो वो कोई भी हो, वो उनकी पहचान का नहीं हो, उसको भी टिकट मिल जाएगा, और जीतने वाला नहीं है तो उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो सिटिंग एमएलए हो, मंत्री हो। ठीक है। तो वो 100 टिकट कटने थे। लेकिन चुनावों के फर्स्ट फेज में ही जब स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और धर्मवीर सिंह और दारा सिंह और ये सब जब लोग गए और कुछ और लोग गए, तो उससे एक लगा कि भगदड़ हो गई है। और पार्टी में एक परसेप्शन बना उत्तर प्रदेश में कि भाई भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो लोग जा रहे हैं, इसका मतलब उनकी सरकार नहीं आ रही। तो ये जब परसेप्शन बनने लगा तो उस भगदड़ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिन एमएलए के टिकट काटने थे वो नहीं टिकट काटे। समझ रहे हैं तो नहीं, नहीं, तो वो टिकट नहीं काटे। तो इसका नुकसान होगा क्या? तो मतलब लोकल एक परसेप्शन सेट करने के लिए एक भारी नुकसान की इसकी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप 100, ये तो खबरें आ ही रही थी कि 100 ऐसे लोग हैं जिनके टिकट कटेंगे, लेकिन वो आंकड़ा धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ये परसेप्शन की लड़ाई में क्या अपना नुकसान हो जाएगा बीजेपी का? अशोक जी, आप मुझसे अच्छा जी, जी। नहीं, इसमें जो है जो यानी ऑन परसेप्शन वाली उसकी यानी ये तो बात है। ये देखिए, ये सारे नेता जिनके नहीं ये टिकट काटे भी जा रहे थे या चाहे जो अपना एक बात चल रही थी, इसमें एक बात तो यानी साफ है कि उनकी स्थिति कुछ कमजोर थी, लेकिन वो बिल्कुल कमजोर नहीं थे। तो जो अखिलेश और जैन चौधरी के उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ और उसने जो एक हवा बनाई कि हाँ भाई बीजेपी के से डायरेक्ट फाइट में आने के लिए एसपी की आज स्थिति बन गई है, तो उसको लेकर के इन लोगों ने मिनिमम नुकसान को मान लिया कि एक तरीके से अकोमोडेट किया, और उसके बाद भी उसका आकलन यही रहा कि इतने पर भी ये लोग अपनी सीट निकाल सकते हैं। तो इसलिए उनको एक बार और फिर अपना उसे दिया गया, एक मौका दिया गया, और इनके साथ है ना पार्टी यानी वो फिर खड़ी हुई है। तो ये आधार पे इवन तक कि जो है ना, अगर हम लोग अपना उससे ले लें कि वो उसका पहले चरण दूसरे चरण के जो है जो हुए इलेक्शन हुए उनके आधार पे भी हमने यानी अपना कुछ इलाकों में खुद गया मैं भी, और वहां पर तमाम चीजों के बावजूद जो है ये कानून की स्थिति का मुद्दा जो था वो अंदर खाने बहुत ज्यादा ही एक तरीके से वो उसका मजबूत था। और खास करके जो है ना दलित हैं और या चाहे जो और बाकी लोग जो थे ना, उन लोगों में अखिलेश को लेकर के, यादवों को लेकर के, जाटों को लेकर के एक अंदर से यानी एक संदेह रहता है और वो उनके साथ जाना नहीं चाहते हैं। तो अगर इन चीजों को हम देखें ना, तो वोट परसेंटेज के आधार पर अगर हम अपना उसे जाएं, तो जो बीजेपी ने अचीव किया था लास्ट टाइम, उसमें बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है।